ये एस्ट्रोनॉमिकल तुम्हारा कहीं पे तो क्लासेस है नहीं तुम्हारी, है ना शायद, बना के तो रखी थी। तो इसमें तो पढ़ लिया हमने, है ना। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा। तो बताओ माइक्रोस्कोप क्या काम आता है। माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, थोड़ा सा सोचो। टॉपिक्स क्या क्या है। इमेज फॉर्मेशन बाय माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन, फिर उसके बाद टेलीस्कोप, है ना, ये दो ही टॉपिक्स हैं। तो माइक्रोस्कोप बताओ कौन सा लेंस यूज करेंगे माइक्रोस्कोप के लिए। कॉमन सेंस है। माइक्रोस्कोप चीज को इनलार्ज करने के लिए काम आएगा ना, कि हम लोगों को कोई छोटी चीज है वो इनलार्ज करके देखनी है, तो हम लोग कॉन्वेक्स माइक्रोस्कोप। लेंस। हाँ, मैम कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस हमारे काम का है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, चीजों को इनलार्ज करके हम लोगों को दिखाता है कि ये चीज अभी इनलार्ज हो गई है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे मैग्नीफाइंग ग्लास की, तो उसमें पढ़ाया था, तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी किसकी तरह काम करेगा, उसमें भी कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। लेंस। अब माइक्रोस्कोप देखो क्या है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू इंक्रीज द विजुअल एंगल्स of the object which are too small to be seen by naked eye। अब देखो विजुअल एंगल से समझो कि विजुअल एंगल इंपॉर्टेंट है समझाना। एक सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअल एंगल। देखो विजुअल एंगल क्या होता है। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। कोई भी चीज देखो कैसे हमें हमारी, जब मैं कोई भी चीज अपनी आंखों से देख रही हूँ, तो कोई चीज मुझे या तो छोटी दिखेगी बट कोई चीज मुझे बड़ी दिख रही होगी। इसका रीजन क्या होगा, मान लो ये हमारी आईज है, ये हमारी आईज है, कलर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये वाला ब्लू। यस मैम। ठीक है, ये हमारी आईज है। यस मैम। अब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, अगर बहुत दूर है, सपोज करो वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। अब हमारी आईज पर एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, देखो एंगल, एक हमारी आईज पे एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये ऑब्जेक्ट। मान लो ये एंगल कुछ भी है, अल्फा मान लेते हैं, तो ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है। अब हमारी आईज पे जैसे ही, मतलब आईज मतलब लेंस, हमारी आंखों पे भी कन्वेक्स लेंस है, तो हमारी जब लेंस पे ये रेज पड़ेंगी तो हमारी रेटिना पर एक इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना पर जो ये इमेज बनेगी, इसका एंगल भी क्या होगा, ये विजुअल एंगल है। अगर ये एंगल छोटा है तो इमेज बनेगी स्मॉल, अगर ये विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा तो इमेज भी कैसी बनने लगेगी, लार्ज इमेज बनने लगेगी। तो विजुअल एंगल की वजह से ही हमारी आईज जो है ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा देखती है। अगर मान लो ये विजुअल एंगल बहुत स्मॉल है, तो मेरी
रेटिना पर जो इमेज बनाएगी मेरी आईज, वो कैसी इमेज बनाएगी? स्मॉल ही बनाएगी, है ना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से ये विजुअल एंगल जो है बढ़ जाए। अगर ये विजुअल एंगल बढ़ गया, दैट मीन्स जो मेरी रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मुझे वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखने लगेगा? लार्ज दिखने लगेगा। बट एक्चुअली में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कैसे बड़ा कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या काम करेगा? इस विजुअल एंगल को इंक्रीज कर देगा। विजुअल एंगल को इंक्रीज करने का मतलब है ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया साइज में, साइज बढ़ गया तो वो जो हमारे सबटेंड करेगी एंगल हमारी आईज पर, वो क्या होगा? उसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो विजुअल एंगल समझो वो वाला एंगल है जब आईज पर डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाए। देखो अभी आगे जब पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, जैसे लास्ट टाइम पढ़ाया था तो कंफ्यूजन हो गए थे। तो विजुअल एंगल हमेशा याद रखो, ये वो एंगल है जब आईज बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से बनाए। ठीक है, विजुअल एंगल वो है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, कितना कितना एंगल बन गया, यही तुम्हारा विजुअल एंगल है। अगर मान लो मैं कह रही हूँ यहाँ पर मेरी आईज की जगह कोई लेंस रख दिया मैंने, सुनो, ये मैंने एक कोई कन्वेक्स लेंस रख दिया यहाँ पे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बताओ कि ये जो एंगल बनेगा, मैं बोल रही हूँ इस एंगल जो सबटेंड किया ऑब्जेक्ट ने इस लेंस पे, ये एंगल क्या अब विजुअल एंगल होगा या नहीं होगा? मैंने आईज की जगह अपनी लेंस उठा के रख दिया, क्या अब ये विजुअल एंगल है या नहीं है? बच्चों अभी भी होगा, है ना। मैंने तो बस इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है ना, अपनी आंख की जगह क्या रख दिया? लेंस उठा के रख दिया। चाहे आईज हो या लेंस हो, अभी उस एंगल में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई है ना। जैसा ऑब्जेक्ट किसी लेंस के साथ एंगल बनाता वैसा ही मेरी आईज के साथ एंगल बनाएगा। बट अगर मैं बोलूं अब इसके बाद रिफ्लेक्ट हो गया, अब अगर मैं बोलूं अब ये एंगल क्या विजुअल एंगल रहेगा, तो अब तुम्हारा आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि अब जो एंगल बनेगा वो अब मॉडिफिकेशन से बन रहा है, क्योंकि लेंस ने कुछ काम किया होगा, है ना। तो जो पहले वाले जो एंगल्स हैं, यानी बिना किसी मॉडिफिकेशन के जो एंगल अगर लेंस पे बन रहा है या आईज पर बन रहा है, वो एंगल होंगे विजुअल एंगल्स, अदरवाइज वो विजुअल एंगल्स नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तुम्हारा जो भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें क्या होगा? दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या फर्क है दोनों में? सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, कि ये एक पर्टिकुलर टाइम तक ही किसी चीज को जूम इन कर सकता है, मतलब इनलार्ज कर सकता है। बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो क्या कर सकता है? बहुत हायर टाइम तक किसी भी चीज को इनलार्ज कर देगा। तो दोनों की बस ये थी कि सिंपल माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन है कि ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कराना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, सुनो ध्यान से, मैग्नीफाई कराना चाहती हूँ द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पर्टिकुलर एक मुझे पोजीशन पे रखना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट को, बताओ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की तो प्रॉपर्टीज है, वो तो वो तो किसी और साइज का भी बना के दे देगा ऑब्जेक्ट को, अगर तुमने गलत पोजीशन पे रख दिया तो कौन सी पोजीशन पे रखने से मुझे ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई मिलेगा? और देखो मैग्नीफाइड होना चाहिए ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई होना चाहिए। तो क्या लिखा है? द लेंस इज हेल्ड नियर द ऑब्जेक्ट वन फोकल लेंथ अवे और लेस द आई, मतलब ये तुम्हारा फोकल लेंथ है इस ऑब्जेक्ट का, तो मुझे ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे रखना है?
बताओ किस पोजीशन पे रखें ऑब्जेक्ट को? मैम फोकस और पोल के बीच में। क्यों? मैम इमेज इनलार्ज बनेगी उसमें। और इमेज को कैसा बनाना भी जरूरी है, इरेक्ट। अगर रियल इमेज बनाते हैं तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास जो किसी लेटर को ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं वो लेटर सब कैसे दिखेंगे? उल्टे, यस है ना? मैम। यस मैम। तो उल्टे दिखेंगे। और वर्चुअली बनाओगे तो इमेज बनेगी इरेक्ट, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी है, और साइज भी कैसा बनेगा? लार्ज, इनलार्ज हो गया। तो सारे काम सॉर्ट आउट हो गए। तो उसके लिए हमें पोजीशन कहाँ रखनी होगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पहली कंडीशन माइक्रोस्कोप में ये है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। ठीक है, रीजन क्लियर है? अब इमेज का साइज अपने आप बढ़ जाएगा। और ये रही तुम्हारी आईज। तो आईज पर अब जब तुम देखोगे तो इमेज का साइज जो है, पहले ये जो एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट का था वो तुम्हें इनलार्ज दिखेगा। तो अब देखते हैं, अब बात करेंगे विजुअल एंगल्स की। देखो जरा, उससे पहले थोड़ा 10वीं का पढ़ लो। अब हमारी जो ह्यूमन आईज है उनका नियर और फार पॉइंट बताओ। नियर पॉइंट 25 नियर सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी। ना, फार पॉइंट इंफिनिटी हो गया और नियर पॉइंट हमारा 25। मतलब ये है कि इससे ज्यादा अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट को लेके आओगे तो विजिबिलिटी ब्लर हो जाएगी। सिमिलरली दूर तक का तो पर्टिकुलर आइज पे डिपेंड करेगा। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट बेसिक है। अब देखो मैग्निफिकेशन, सुनो। अब एक बार मैग्निफिकेशन देखो। अभी तक जो मैग्निफिकेशन बच्चों देख रहे थे वो किस टर्म्स में देख रहे थे? हाइट की टर्म्स में। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है तो अगर हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई तो उसको बोला गया मैग्नीफाई, है ना? ये इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। बट माइक्रोस्कोप्स के टर्म में मैग्निफिकेशन को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स कितना सबटेंड कर रही है आई, पहले कितना कर रही थी और अब बाद में कितना कर रही है। तो जो पहले वाला एंगल था बच्चों वो कौन सा था? अल्फा। बोलो, पहले वाला एंगल विजुअल एंगल अल्फा था ना, कि बिना किसी हेल्प से उस, देखो जैसे ये है, बिना किसी हेल्प के बनने वाला एंगल। जैसे ये तुम्हारी आईज है और ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, ये ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट बिना किसी हेल्प के तुम्हारी आईज पे कितना एंगल बनाएगा? अल्फा। दिस इज विजुअल एंगल, है ना? ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या है? अब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप अब ये विजुअल एंगल कितना बढ़ गया। तो देखो तुम्हारी आईज में जो रेज जा रही है, ये वाली रेज गई, तो एंगल अब तुम्हारी आईज पे जो बन रहा है वो कितना बनेगा? बनने वाला एंगल बीटा हो गया। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो गया? तुम्हारी आईज पे बनने वाला एंगल इज बीटा, बिकॉज दिस इज किसकी हेल्प से बन रहा है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे दो चीजें, अल्फा और बीटा। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? बीटा, लेंस ने कितना बढ़ा दिया, अपॉन अल्फा, कि सिर्फ और सिर्फ आईज कितना देख पा रही थी। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया? बीटा अपॉन अल्फा। बोलो, यस मैम। यहाँ पर एंगल्स की टर्म्स में बात करेंगे, ना कि लेंथ और हाइट की टर्म्स में। कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वो विजुअल एंगल कितना इंक्रीज हो गया। तो वो जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप है उसे बीटा से डिनोट करना है, और जो तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ नेक्ड आईज से बन रहा है वो डिनोट करेंगे अल्फा से। इतना क्लियर है? अब देखो हम लोग जो ये डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है इसको फार पॉइंट पे लेके चल रहे हैं, विच इज डिस्टेंस डी। मतलब किसी डिस्टेंस, पर्टिकुलर डी डिस्टेंस पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, डी डिस्टेंस पे है। इसको तुम मान लो ये तुम्हारा 25 सेंटीमीटर वाला भी हो सकता है। ठीक है, नियर पॉइंट, सॉरी नियर पॉइंट। और क्या? अच्छा, नियर पॉइंट पे क्यों लिया है? सुनो, नियर पॉइंट पे ही क्यों लिया है ये सुनो। विजुअल एंगल का मतलब ये भी है कि तुम्हारी आईज, नेक्ड आईज उस ऑब्जेक्ट से मैक्सिमम कितना एंगल बना सकती है, मतलब मैक्सिमम इमेज कितनी बन सकती है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा क्लियर और लार्ज कितने सेंटीमीटर पे देख सकती हैं? 25, 25। है ना? अगर दूर लेके जाओगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्या दिखने लगेगा? स्मॉल एंड ब्लर। तो विजुअल एंगल वो एंगल भी है कि कितने डिस्टेंस पर
तुम्हारी आईज जो है बहुत बढ़िया एंगल सबटेंड कर रही हो और क्लियर इमेज फॉर्म हो रही हो, तो मैक्सिमम एंगल बनने वाला तुम्हारी नेक्ड आईज से वही विजुअल एंगल है अल्फा। तो इसलिए ये जो डी डिस्टेंस है ये तुम्हारा नियर पॉइंट होगा, दिस शुड बी नियर पॉइंट। तो डी इज द नियर पॉइंट, तो हमेशा विजुअल एंगल के लिए डी डिस्टेंस यूज करेंगे, डी इज द नियर पॉइंट। और ये तुम्हारी हाइट हो गई। तो देखो अल्फा एंगल, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इन रियलिटी दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल्स है ना। तो अल्फा, tan अल्फा तुमने क्या लिखा, देखो h अपॉन डी लिखा, अल्फा बहुत छोटा है, ये बाद में बात करेंगे। अभी बीटा देखो, tan बीटा बताओ कितना हो गया, दो एंगल हो गए, दो ट्राइंगल है, वन ट्राइंगल। बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये देखो दिस वन ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो बीटा किसके बराबर हो गया, हाइट h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट, ये इमेज की डिस्टेंस b, तो h डैश अपॉन में b हो गया। अब दूसरा वाला देखो, सिमिलर एंगल्स है ना, ये वाले दो छोटे एंगल, तो ये हमने u के लिए मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट की हाइट h है, कहां से ले रहे हैं, o से, ठीक है। ये वाला कौन कहां से, o से लिया है, ये कौन सा है, इमेज का डिस्टेंस कितना था b, इमेज की हाइट कितनी है h डैश। तो ये देखो दोनों एंगल क्या हो गए, ये ओ डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश, ये ऑब्जेक्ट को मान लो ये तुम्हारा ओ है, बोलो। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को हमने कंपेयर किया है, क्योंकि बीटा तो दोनों में आ रहा है, ये एंगल ऑब्जेक्ट किससे भी बीटा बना रहा है और इमेज से भी बीटा बना रहा है, तो दोनों को लिख दिया। तो बीटा किसके बराबर आ गया, h डैश अपॉन b, और यहाँ से h अपॉन u। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। भाई दोनों एक इमेज वाला एंगल हो गया और एक हो गया ट्राइंगल हो गया और एक हो गया ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल, तो दोनों को कंपेयर किया, तो बीटा दोनों के लिए बराबर रहेगा, तो हमने ये वैल्यूज रखी। अब आगे क्या कह रहा है, यही तुम्हारी मैग्निफिकेशन है अल्फा अपॉन बीटा। h अपॉन डी अल्फा, बीटा कितना आया, h अपॉन यू, तो मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा है। दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो इनको डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये देखो कितना हुआ, h अपॉन यू अपॉन h अपॉन डी, तो मैग्निफिकेशन कितनी आई, ये फॉर्मूला याद कर लो, d अपॉन मैग्निफिकेशन कितना आया, d अपॉन यू। तो एक Yes, सिंपल माइक्रोस्कोप कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, d अपॉन, बस इतना सही था। अब इसमें दो केस आ जाएंगे, अगर मैं तुम्हें कराना चाहूँ तो दो केस आ जाएंगे। मैं तुमसे बोलूं, मुझे बताओ कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, सुनो मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे बता दो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब हो जाएगी, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर एक बार बताओ, जो ऐसे हो सकता है कि जो माइक्रोस्कोप एक इमेज बना रहा है, सुनो माइक्रोस्कोप क्या बना रहा है, एक इमेज बना रहा है ना, बच्चों अब माइक्रोस्कोप से बनी वाली इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, तो इस टाइम पे मैग्निफिकेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज या मिनिमम? मिनिमम। क्यों? तुम्हारी आईज सबसे बेस्ट किस पॉइंट पे देख सकती है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तुम्हारी आईज भी 25 सेंटीमीटर पे अच्छा देख सकती है, और जो लेंस ने इमेज बना के दी वो भी 25 सेंटीमीटर पे बना दी तुम्हारी आईज से, तो इस टाइम पे मैग्निफिकेशन तो एकदम हाई हो जाएगी ना। तो उस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन एकदम हाई हो जाएगी, जिसे बोलेंगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है। व्हेन द इमेज इज एट नियर पॉइंट, जब इमेज नियर पॉइंट पर है तब इसको हेडिंग में लिख दो, व्हेन इमेज इज नियर पॉइंट, और दूसरा क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है यहाँ पे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, राइट। मैग्निफिकेशन भी मैक्सिमम है भाई, 1/v। अब इसके लिए देखो क्या किया है, लेंस फॉर्मूला यूज किया है। v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम मैंने बोला है कितने पे बननी चाहिए इमेज, डी पॉइंट यानी विजिबिलिटी का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो v बननी चाहिए थी डी पे, u का हमें आइडिया नहीं है कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ f है, तो यहाँ से देखो u की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ 1/d प्लस 1/f,
ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली। मैग्निफिकेशन कितनी आई है जनरल, डी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन कितनी आई है, डी अपॉन यू। तो यू की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एफ, ये आ गई वैल्यू 1 अपॉन यू इक्वल्स टू डी। देखो कैसे लिख लो, मैग्निफिकेशन तुमने डी अपॉन यू निकाली है, डी 1 अपॉन यू कितना है, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। ठीक है, डी कॉमन ले लो यहाँ से, तो डी कॉमन हो गया, कट गया है ना, तो ये कितना बचा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। बोलो, तो ये मैग्निफिकेशन आ गई भाई। यहाँ से ये डी बाहर निकाल लो ना, जो 1 अपॉन यू वाला है, ये 1 अपॉन यू वाला है, यहाँ से डी कॉमन ले लो बाहर। तो मैंने यहाँ से अगर देखो डी अपॉन डी, तो ये तो 1 हो गया प्लस, अब यहाँ से डी लेना बाकी है, तो क्या करूंगी, डी से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, तो ये डिनोमिनेटर वाला तो बाहर आ गया, न्यूमिनेटर वाला रह गया, ये कट गया। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, देखो ये है हाईएस्ट मैग्निफिकेशन डी अपॉन। ठीक है, यस मैम। समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ, ध्यान से देखो दोबारा क्या किया है। आपका सवाल है कि मैडम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, तो इमेज अगर तुम्हारी डी पॉइंट पे बन रही है तो वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, तो वी की वैल्यू डी रख, बस वी की वैल्यू डी के बराबर रख। अभी तक जो वी ले रहे थे कि ये डिस्टेंस वी है यहाँ से, अब इस वी को डी के बराबर ले लिया, वो वैल्यू रखी बस। और जो मैग्निफिकेशन का डी बाई यू फॉर्मूला तुमने डिस्कवर फाइंड किया था, वहां पे इस 1 बाई यू की वैल्यू पुट कर दी, तो ये कितना आया, 1 प्लस डी बाई एफ। तो तुम्हें यहाँ पे बस फॉर्मूले याद रखने हैं, मेरी बात सुनो, माइक्रोस्कोप के भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने। तो अगर इन शॉर्ट, अब दूसरा मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, जब ऑब्जेक्ट दूर चला, इमेज कहाँ चली जाए, दूर चली जाए। तो दूर पॉइंट कितना होता है हमारी आंखों का, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो इन्फिनिटी के लिए अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो ऑब्जेक्ट को किधर रखना पड़ेगा भाई, फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पे। तो देखो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। फोकल लेंथ एज इट इज, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 0 हो गया। ये कितना हो गया, यू की वैल्यू 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो सॉरी ये यू हो गया, तो यू की वैल्यू कितनी होगी, एफ के बराबर। तो मैग्निफिकेशन जो तुम्हारा डी बाई यू था, इस यू को अब क्या लिख सकते हो, डी अपॉन। ठीक है, इस यू को एफ के बराबर कर दिया। डन। यस मैम। अब एक बार इसका वो सुन लो कि माइक्रोस्कोप में पढ़ा क्या है। माइक्रोस्कोप की काम है मैग्नीफाई करना, किस चीज को, विजुअल मतलब ऑब्जेक्ट को, कैसे, विजुअल एंगल को बड़ा करके। सिंपल मैग्निफिकेशन है डी अपॉन यू। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है 1 प्लस डी बाई, मिनिमम है डी अपॉन एफ। बस। तो ये 3 किस चीज के, सिंपल मैग्निफिकेशन। आ गया, दोनों फटाफट आ जाएंगे। अब दूसरा देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिमिटेशन थी इसकी हमारे पास, क्या लिमिटेशन है देखो, 9 टाइम्स से ज्यादा नहीं मैग्नीफाई कर सकता। ठीक है, 9 टाइम्स से ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं कर पाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, कुछ नहीं है, 2 लेंसेज से बनाया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 2 लेंसेज से बनाया है। एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्यों ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास रखा है। दूसरा आई पीस है, क्यों, क्योंकि आईज के पास रखा है। तो ऐसे तो इनके नामकरण हो गए कि ऑब्जेक्ट के पास है तो ऑब्जेक्टिव लेंस, और आईज के पास है तो आईज लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा याद रखना, जो आई पीस है इसका अपर्चर हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अपर्चर साइज लार्जर देन ऑब्जेक्टिव, ये है।
ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, चाहे थोड़ी ही ज्यादा हो फोकल लेंथ, क्योंकि देखो जिसका अपर्चर साइज बड़ा है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, है ना। तो अब बट फिर भी हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये देखो थ्योरी में आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए समझो। ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन आईपीस। ये दो कंडीशंस हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, दीज आर कंडीशंस। तो आई पीस का साइज बड़ा होना चाहिए अपर्चर में, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंस बड़ी होनी चाहिए, फोकल लेंथ ठीक। ज्यादा बड़ी नहीं होगी, हो सकता है इसकी 10 हो, सॉरी इसकी अगर 5 है तो ये 8 हो जाए, ज्यादा नहीं, बट थोड़ी बहुत भी जो बड़ी होगी वो ऑब्जेक्टिव की ही बड़ी होगी। अगर सवाल आए क्या ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत बहुत बड़ी होती है अपर्चर से, तो नो, बहुत बड़ी नहीं होगी बट थोड़ी बड़ी होगी, should be greater than आई। अब एक चीज देखो, यहाँ पर क्या होगा, जो आई पीस वाला लेंस है ये सेम टू सेम फॉलो करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ के आए हो, ये उसका ही काम करेगा। देखो कैसे, ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, फोकल लेंथ के पीछे रखा, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट कहाँ थे, यही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इस तरीके से बननी चाहिए कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप में कहाँ रखे थे, बिटवीन फोकल एंड ऑप्टिकल सेंटर, कि वहां पर इमेज आए। तो ऑप्टिकल, ये तुम्हारा क्या है, आई पीस है ना, हाँ। तो आई पीस की फोकल लेंथ यहाँ है, ठीक है। आई पीस की फोकल लेंथ ये, ऑप्टिकल सेंटर ये। तो फर्स्ट लेंस से बनने वाली इमेज ऑलवेज भी इन दोनों के बीच में, क्योंकि दूसरे में हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टीज फॉलो करानी है। तो ये देखो इससे बनने वाली इमेज ए डैश बी डैश यहाँ आ गई, ठीक है। अब दोबारा क्या होगा, वही लेंस से मिरर जाएंगी, मतलब एक ये गई लेंस से रे, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई, ये यहाँ गई, और दोनों को कहाँ मिला दिया, बैकवर्ड में, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी तो यहाँ पर ट्रेस कराएंगे, तो ये बन गई तुम्हारी वर्चुअल इमेज विच इज ए डबल डैश बी डबल डैश। देखो साइज कितना इनहेंस हो गया, लार्ज हो गया ना। तो साइज यहाँ पर इन लार्ज, बहुत ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन है वो बहुत ज्यादा हो सकता है बाय यूजिंग टू लेंसेज। तो दो कॉम्बिनेशन यूज करा है। तुम्हें एक बस क्या याद रखना है, एक तो ये कि आई पीस का साइज बड़ा, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की बड़ी। तीसरा ये कि जो पहले इमेज, पहले लेंस से बनने वाली इमेज शुड बी इन द बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वाला लेंस विच इज आई पीस। ये तीन चीज याद रखें। और अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव में ये डायग्राम रे डायग्राम है तो भी बहुत आसान है। दो रेज बना देना, कैसे बनाओगे, एक इमेज को बनाने के लिए दो रेज चाहिए, एक तो पैरेलल ले जाके फोकस से कट करा दो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ। नामकरण देख लेना कि जब भी ये फोकस रखो तो इस तरीके से रखना, इमेज का देख लेना, ये एफ ई बाहर आना चाहिए, बस इतनी चीज ध्यान रखनी, बाकी तो तुम लोग कर लोगे। और ये याद रखना कि वर्चुअल इमेज है तो हमेशा ये बैकवर्ड में ट्रेस करानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ भी कराएंगे, तो भी बैकवर्ड में ट्रेस कराएंगे, बस ये देखो। अब इसकी मैग्निफिकेशन देख लो, मैग्निफिकेशन में भी क्या करना है, अल्फा अपॉन, चलो मैग्निफिकेशन अगली क्लास में समझा दूं, अभी तुम वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बस इतना देख लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो किसी को अभी तक पूरी क्लास में जो भी पढ़ाया है तो पूछ लो। मैग्निफिकेशन अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा नहीं बचा, 5 मिनट का ही टॉपिक।
बच्चों मैग्निफिकेशन भी देख लो, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें इतना बड़ा कुछ टफ सा। देखो दो लेंस हैं तो दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन होगी, दो लेंस की मैग्निफिकेशन से मैग्निफिकेशन होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा उसका क्या v बाई यू। ऐसे ही जो हमारा ई वाला लेंस है आई पीस की वजह से भी v बाई यू होगा। ऑब्जेक्टिव ये आई मैग्निफिकेशन निकालना है v बाई यू करके, तो इसकी वजह से v यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, v पॉजिटिव और u नेगेटिव, ये आ गया। एम ई क्या है, e अपॉन u होगा। यू ई से डिस्टेंस कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो ये वाला होगा ना यू ई, यू ई ये वाले डिस्टेंस, आई पीस से ये इमेज जो बनी है इसकी डिस्टेंस, तो ये कितना है यू ई। पी कितना मानेंगे कि यहाँ से लेके जो ये फाइनल इमेज बनी है ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये इन्होंने माना है कि डी डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया डी। मैग्निफिकेशन दो लेंस की वजह से इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्निफिकेशन देखो किसके बराबर आ गई, इस सम के बराबर आ गई। बोलो। अब एक चीज देखो जरा ध्यान से, जो ये आई पीस है इसका मैग्निफिकेशन कितना आया था लास्ट में, मैग्निफिकेशन डी अपॉन यू ही तो आया था, डी अपॉन यू। तो सिमिलरली मैग्निफिकेशन ई का कितना आया है डी अपॉन यू, यू क्या था आई पीस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो सिमिलरली दो तरीके की मैग्निफिकेशन हो गई, एक तो ऑब्जेक्ट का और एक आई पीस का। तो आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इसका तो तुमने डी बाई यू डायरेक्ट लिख दिया। बात रही ऑब्जेक्ट का कैसे लिखेंगे, तो उसका देखो ये रहा, ये डिस्टेंस रहा वी नॉट और इसकी ये इमेज रही यू नॉट, तो इसका कितना आ गया वी नॉट अपॉन यू नॉट। नॉट दिखा रहे हैं कि कौन से लेंस से डिस्टेंस को मेजर किया, तो ये मैग्निफिकेशन हो गई। अब देखो एम नॉट वाला है ना जो ऑब्जेक्ट वाला, ये कुछ नहीं करेगा, ये चुपचाप ऐसे ही बैठा रहेगा, सारा काम ई में होगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी फार पॉइंट था सिंपल पॉइंट का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसमें ये यू को किसके बराबर करते थे एफ ई के बराबर, तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, इस यू ई को एफ के बराबर लिख दिया है ना। और जब नियर पॉइंट करते थे मतलब मैक्सिमम में कितना हो जाता था 1 प्लस ई अपॉन एफ, है ना, और ये कितना हो जाता था बी, और ये एज इट इज आ जाएगा बी नॉट अपॉन यू माइनस एम। तो ये तुम्हारा नियर पॉइंट के साथ बस ये वाली वैल्यू चेंज हुई है क्योंकि ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप को फॉलो कर रहा है एम, ठीक है। तो ये है इसका मैग्निफिकेशन, तो तुम्हें बस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद रखने हैं भाई। यस मैम। आई Yes, होप ma'am. क्लियर है, अगर नहीं है तो अगली क्लास में एक बार और इनके मैग्निफिकेशंस को हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे, बट इतना टफ नहीं है, एक बार बस पीपीटी से ही पढ़ लेना, उससे ज्यादा थोड़ी कहीं से मत पढ़ना, बस क्वेश्चन लगा लेना क्लास, ठीक है, फिर देन पढ़ते रहो भाई। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो मैम इलेक्ट्रोस्टैट्स है पर वो इससे नहीं है। बोलो। मैम जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं उसका ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो एक बार आप वो समझा देती मेरे को। इसमें पहले ये बताओ कि कहाँ से नहीं आ रहा है तो मैं डाउट बताऊं। मैम मेरे को वाला टॉपिक ही नहीं आता, जैसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक है, हमने उसे कहीं इंसर्ट कर दिया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो वो सब चीजें समझ नहीं आती मेरे को। चीज बताओ रश्मि, क्या तुम इस जो ऑफलाइन क्लास है इसमें आ रही हो। अभी कुछ क्लियर नहीं है।
क्योंकि दिल्ली में जो क्लास हो रही है उसमें ये वाला टॉपिक ही सर ने पूछा था, कौन सा टॉपिक, तो मैंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है। अगर वहां जाओगी तो वेल एंड डन, तुम 2 घंटे ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ोगी वो। अगर वहां नहीं जा रही हो तो फिर हम लोगों को एक तुम्हारे लिए डाउट सेशन रखना पड़ेगा। ओके मैम, तो फिर मैम डाइलेक्ट्रिक क्लास होगी तो मैं आ सकती हूँ? तो डाइलेक्ट्रिक की ही क्लास है, फिजिक्स की 2 घंटे की क्लास होगी। तुम अगर नहीं आता है ना तो 2 घंटे वहां पढ़ के आओ। ओके मैम। क्योंकि ऑफलाइन होगी, तुम अपने क्वेश्चन ले जाना और अपने भर भर के आंसर क्वेश्चन पूछना होगा। ओके मैम। ठीक है? और मैम थोड़ा पोटेंशियल जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के लिखते हैं उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को उसका पोटेंशियल नहीं लिख पाती मैं। ठीक है, उसकी चिंता मत करो, वो हम लोग यहाँ पर जो फिजिक्स की डाउट क्लास होती है वो मैं तुम्हें उसमें समझा दूंगी। तुम पक्का आ जाना अगली डाउट क्लास में। ओके मैम। आज भी नहीं आई, अगर आज फिजिक्स की क्लास की आज आई होती तो आज हो जाता। मैम मैं आज आई थी बट मैं ट्रेवल कर रही थी तो उस टाइम मैं कुछ ज्यादा सुन नहीं पाई और ना अपने डाउट्स पूछ पाई। कोई नहीं, तो अगली बार क्लास होगी, थर्सडे को होगी फिजिक्स की। तुम अपने डाउट्स ले आना, मैं तुम्हारा जो टॉपिक है ना वो 15-20 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है रश्मि? ओके मैम। चलो।